आ गए सभी। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे आज की हम क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने अपना जो पब्लिक न्यूसेंस है चैप्टर 14 में सेक्शन 268 पब्लिक न्यूसेंस उसको कंप्लीट कर लेगा, है ना। आज हमें आगे से सेक्शंस देखनी है चैप्टर 14 से, तो वो कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर 14 से, जो बाकी की सेक्शंस बची हुई है 269 से। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप लोग भी अपने बैरेक्ट में अपनी अपनी सेक्शंस को खोल करके रखें। सेक्शन 269 से हमें कंटिन्यू करना है। तो सेक्शन 269 में क्या बताया गया है, मैंने आपसे बोला था कि इस चैप्टर की पूरी हेडिंग्स आपको लर्न कर लेनी है और हेडिंग और पनिशमेंट देखना है। तो बस हमें वही काम है इस चैप्टर में, सिर्फ हेडिंग और उसमें क्या पनिशमेंट दी है, बस अंदर ज्यादा कुछ खास है नहीं है। तो देखिए 269 बात करती है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। ठीक है। अभी यदि रिसेंट सिनेरियो अगर हम देखें कि अभी फिलहाल जिस तरीके से कोरोना वगैरह चल रहा है, तो वैसे तो इस चैप्टर से जो सेक्शन 269 से बीच में जो सेक्शन है ये अभी तक एग्जाम्स में नहीं आई है, लेकिन अभी जो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है और उसको देखते हुए हो सकता है कि अभी जो रिसेंट हमारे एग्जाम्स आएंगे किसी भी स्टेट जुडिशरी के या एडीपीओ एपीओ कोई भी एग्जाम किसी स्टेट में, तो हो सकता है इस चैप्टर से सेक्शन से आपसे क्वेश्चन बन जाए, पूछ ले कि ये पर्टिकुलर एक्ट को किस सेक्शन में दंडित किया गया है ना, इन विच पर्टिकुलर सेक्शन दिस पर्टिकुलर पनिशमेंट इज पनिशेबल। ये हो सकता है कि इस चैप्टर में से इस बार क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में वही ऑफेंसेस बताए गए हैं जो क्वारंटाइन से रिलेटेड है ना, जैसे इन्फेक्शन जो डिजीज है स्प्रेड वगैरह करना, ये सब इसमें बताया गया है। तो इसलिए पूरी पूरी संभावना है कि इस चैप्टर से इस साल या आने वाले एक दो सालों में जो है क्वेश्चंस बन जाए, इसलिए हमें हेडिंग्स तो बिल्कुल याद कर ही लेनी है इस चैप्टर की। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, चलिए तो 269 में क्या है, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। तो यहाँ पर लिखा गया है कि whoever unlawfully or negligently does any act with which is or and which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। तो क्या कहा गया है इस सेक्शन में, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेंगे। जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कार्य करेगा, या तो देखो अनलॉफुली या फिर उपेक्षा से, मतलब नेग्लिजेंटली भी किया आपने, इंटेंशन नहीं था लेकिन नेग्लिजेंटली बिहेवियर है आपका, आप ध्यान नहीं रख रहे हो चीजों का, लापरवाही कर रहे हो, उसके कारण भी यदि आपकी नेग्लिजेंट के कारण भी यदि क्या होता है, कोई ऐसा कार्य करते हो आप जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग या संक्रमण फैलाना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, तो क्या आपको गाइडलाइंस दी गई कि आपको मास्क पहनकर रखना है, ये संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है। अब इतना बोला हुआ है उसके बाद भी लोग क्या कर रहे हैं कि मास्क नहीं पहन रहे हैं, ये जानते हुए। तो यहाँ पर क्या है भाई, आप जान रहे हो, आपको गाइडलाइंस मिली हुई है, आप जान रहे हो कि ये संक्रमण फैलाने वाली जो है बीमारी है, उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहे हो। तो अगर चाहे तो 269 के अंतर्गत ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ये बोला जा सकता है कि ये संक्रमण फैलाने के लिए क्या कर रहे हैं, नेग्लिजेंट बिहेवियर अपना रहे हैं। ठीक है ना, तो इस सेक्शन के अंदर लाइबल हो सकते हैं लोग। ठीक, तो याद रखना है सेक्शन की हेडिंग और पनिशमेंट कितनी है, 6 मंथ और फाइन और बोथ। ठीक, आगे बढ़ेंगे 269 के बाद 270। अब देखिए 269 का ही एग्रेवेटेड फॉर्म है 270, मतलब 269 में जो है सजा कम है, यहाँ पर थोड़ा सजा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑफेंस है वो थोड़ा ज्यादा एग्रेवेटिव नेचर का है, थोड़ा ज्यादा डेंजरस नेचर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैलिजेंट एक्ट, परिद्वेषपूर्ण कार्य। मैलिजेंट एक्ट या परिद्वेषपूर्ण कार्य होता क्या है, जानबूझ करके इंटेंशनली किया गया कार्य। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जानबूझ करके व्यक्ति कर रहा है। मैलिजेंट का मतलब होता है जानबूझ करके ऐसा कार्य करना।
likely to spread infection of disease dangerous to life। क्या बोला गया है? परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। मतलब अब किसी व्यक्ति को पता चल गया कि भाई मुझे कोरोना वायरस हो चुका है, अब हो चुकने के बाद आपको क्या करना है? क्वारंटाइन हो जाना है, आपको एक जगह पे जो है आइसोलेट हो जाना ताकि दूसरों को नहीं फैले। लेकिन नहीं भैया, कोई व्यक्ति जानबूझ करके, मतलब उसको पता है कि अब अगर मैं घूमूंगा तो 4 लोग और बीमार पड़ेंगे, जानने के बाद यदि वो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो 270 लगेगी, ना कि 269। ठीक है, मेलिजेंट एक्ट कहलाएगा ये। तो देखिए अंदर पढ़ी क्या है। whoever malignantly does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ठीक है, तो क्या कहा गया है? जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग, किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति कारावास शिक्षा अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मतलब या तो आप जानते हो या आपके पास विश्वास करने का कारण है कि आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा एक्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके, उसके बाद भी आप भीड़ में जा रहे हो, जानबूझ करके जा रहे हो, तो आपको, आप जानते हैं ये चीज की बिल्कुल संभाव्यता, पूरी पूरी संभाव्यता है कि ये जो डेंजरस जो डिजीज है, लाइफ लेने वाला जो डिजीज है, आप इसका संक्रमण दूसरों में भी फैला सकते हैं। तो आप 270 के अंतर्गत क्या होंगे? पनिश्ड किए जाएंगे। कितनी? 2 इयर्स और फाइन और विथ बूथ। तो ये जो सेक्शन है 269 और 270, ये बेसिकली देखा जाए तो ये पनिश कर रही हैं पर्सन्स को हु डज एनी एक्ट व्हिच इज लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्टिशियस डिजीज इन द सोसाइटी। ऐसे लोगों को जो फैलने वाली, जो संक्रमण वाली बीमारियां होती जो फैल जाती हैं, ऐसी बीमारियों को जो है क्या करते हैं? स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ये धाराएं पनिश करने के लिए बनाई गई हैं सोसाइटी में, है ना। द इन्फेक्शन, जैसे पहले भी महामारी फैली है, आपने पढ़ा हुआ कॉलरा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, ये भी क्या थी? महामारियां थी फैलने वाली। जिस तरीके से कोरोना है ना, उसी तरीके से पहले ये थी, यानी कि ये सेक्शंस कोरोना पे भी लागू होंगी। समझ में आ गया? इसमें जो बुक में कमेंट्री दी है उसमें एग्जाम्पल दिया है, इन्फेक्टिशियस डिजीज लाइक कॉलरा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, तो ये भी महामारी थी। उसी प्रकार से कोरोना भी महामारी, उस पर भी ये धाराएं यानी कि लागू होंगी। ठीक है, तो 269 हो गया। हाँ मैम लास्ट ईयर सिंगर कनिका कपूर के ऊपर 269 लगी थी क्योंकि वो यस कोविड के टाइम पे आई थी यस और वो सबसे मिल रही थी। हाँ, ये रिसेंट मामला था, है ना। तो ये बहुत ही रिसेंट मामले हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, उस केस का केस शायद से एफआईआर हो गई थी उनके ऊपर। क्या जी केस मैम, का नाम था? एफआईआर हो गई। एक्चुअली वो लंदन से आई थी और उन्होंने यस, एयरपोर्ट पे केस अपना का नाम टेस्ट ना बताइए। करा, क्वारंटीन नहीं हुई थी। मैम केस का नाम एक्चुअली नहीं पता, आज ही कल मैंने का इसके बारे में होमवर्क केस पढ़ा का था। नाम मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, जी ठीक है। और बाकी जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या केस का नाम था ये रिसेंट। ठीक है, नाम बताइए एक बार उनका जिनका आप चर्चा करें ताकि बच्चे स्टूडेंट्स ढूंढ पाए। मैम, सिंगर कनिका कपूर थी। सिंगर कनिका कनिका कपूर कपूर, मैम। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो जी एफआईआर दर्ज हुई है उससे रिलेटेड क्या केस था, आप जी लोग कमेंट बॉक्स जी में मैम, वो बताएं। क्वारंटीन नहीं हुई थी और वो सबसे जाकर के पार्टी कर रही थी, मिल यस, रही थी। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ये हो गई 269 और 270। नाउ 271, ये है भैया क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करना, जो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। 271, डिसोबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल, क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा। भाई क्वारंटीन से संबंधित सरकार ने नियम निकाले हैं तो उनका पालन करना है। जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन नियमों का अवज्ञा करेगा उस पर 271 लागू होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या क्वारंटाइन से संबंधित कोई धारा है कि क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन किया गया, तो आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी? तो बिल्कुल 271 जो है वो क्वारंटीन से रिलेटेड ही है। अगर क्वारंटाइन के नियम्स का उल्लंघन किया तो 271 ऑफ आईपीसी एप्लीकेबल होगी। पढ़ते अंदर क्या लिखा है। whoever knowingly disobeys any rule made and promulgated by the government for putting any vessel into a state of quarantine or for regulating the intercourse of vessel
इन अ स्टेट ऑफ क्वारंटाइन विद द सोर और विद अदर वेसल्स। तो सबसे पहले तो ये वेसल्स पे लागू हो रहा है, वेसल्स को क्वारंटाइन किया गया है। उसके बाद सेकेंडली, और फॉर रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स बिटवीन प्लेसेस वेयर एन इन्फेक्टिशियस डिजीज प्रिवेल्स। तो ऐसी प्लेसेस पर जहां पे इन्फेक्टिशियस डिजीज जो है फैला हुआ है, उन प्लेसेस में क्वारंटाइन रूल्स जो है वो बनाए गए हैं, ताकि दो प्लेसेस के बीच में इंटरकोर्स ना हो सके, एक प्लेस की जगह के लोग दूसरे प्लेस पे ना आए जहां पर इन्फेक्शन फैला है। एंड अदर प्लेसेस shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। तो सजा कितनी है क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पे? 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ। एक बार हिंदी में भी पढ़ते फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं इसमें। क्वारंटाइन के नियमों की अवज्ञा, जो कोई किसी जलयान को क्वारंटीन की स्थिति में रखे जाने के, वेसल मीन्स जलयान है ना, रखे जाने के या क्वारंटीन की स्थिति वाले जलयानों का किनारे से या अन्य जलयानों से समागम विनियमित करने की या ऐसे स्थानों के। तो पहले तो ये जलयानों की बात हो रही है, दूसरा स्थानों की, ठीक है। तो ये सेक्शंस जो है वो एप्लीकेबल किन पे हो रही है, ध्यान रखना थोड़ा सा डिटेल में। अगर हम जाए तो जलयानों पर, ये जो वेसल्स होते हैं उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। भाई समुद्र के रास्ते से आने जाने में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन एक देश से दूसरे देश में फैलेगा, तो एक जगह क्वारंटाइन कर दिया कि अब ये जो वेसल्स हैं ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाएंगे, उनको क्वारंटाइन करके रखा है ताकि इनका आवागमन ना हो, है ना। दूसरा है स्थानों की बात, प्लेसेस की बात, ऐसे स्थानों की जहां कोई संक्रमण रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित किसी नियम। तो अब ऐसे स्थान, ऐसी प्लेस में जहां पर कोई इन्फेक्टिशियस डिजीज फैला हुआ है, कोई संक्रमण वाला रोग फैला हुआ है, तो उस प्लेस के लोग दूसरे अच्छे ऐसे प्लेस पर ना पहुंच जाए जहां पर संक्रमण नहीं है। तो उसको विनियमित करने के लिए सरकार ने जो क्वारंटाइन की रूल बना दिए कि भाई ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर बहुत ज्यादा केसेस हैं, ये रेड जोन है, यहाँ के लोग अदर एरिया ऑफ द भोपाल में नहीं जाएंगे, या एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे क्योंकि संक्रमण बहुत फैल रहा है। इस तरीके के जो सरकार ने नियम बनाए हैं ताकि संक्रमण को मतलब फैलने से रोका जा सके। तो अगर ऐसे नियमों को जानते हुए कोई व्यक्ति अवज्ञा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो 271 इज फॉर क्वारंटाइन रूल। अगर क्वारंटाइन रूल को कोई वायलेट करता है तो कितनी सजा होगी? 6 मंथ और फाइन और बोथ, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है आपकी 272। तो ये जो ऊपर की 3 सेक्शंस थी ये अभी हमारी थोड़ी ज्यादा काम की हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे भी है, देखिए एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक। 272 में क्या है? एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, विक्रय के लिए आशायित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। Whoever adulterates any article of food or drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 6 months। और यहाँ पर फाइन जो है मेंशन कर दिया गया है 1000 रुपीज फॉर बोथ। जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसी अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या 1000 जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो खाने पीने की जो चीजें होती हैं उसमें इस प्रकार से एडल्ट्रेशन कर देना, इस प्रकार से अपमिश्रण कर देना कि वो नॉक्सियस हो जाए। नॉक्सियस हो जाए मतलब खाने पीने योग्य ना रहे, यदि कोई व्यक्ति खा पी लेगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर खाने पीने की चीजों में कोई चीज एडल्ट्रेट की जाती है, कोई चीज अपमिश्रित की जाएगी कि वो खाने योग्य ना बचे, नॉक्सियस हो जाए वो आर्टिकल, और ये इंटेंशन रखते हुए कि ऐसा खाने पीने का जो पदार्थ है, आर्टिकल है, वो बेचा जाएगा या वो खुद बेचे या बेचा जाएगा, और फिर उसमें कुछ अपमिश्रण कर दे, कुछ
एडल्ट्रेशन कर दे तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा और उसको सजा होगी 6 मंथ की कारावास, किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, वेदर रिगरस और सिंपल, 1000 रुपीज फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो एडल्ट्रेशन वर्ड है इसको थोड़ा सा प्रिसाइसली अगर हम समझे तो एडल्ट्रेशन का मतलब इसमें बताया गया है कि एडल्ट्रेशन का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ चीज मिला देना नहीं आता है, जैसे दूध में पानी मिला देना। दूध वाले क्या करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं कि ज्यादा हो जाएगा क्वांटिटी में तो हम प्रॉफिट कमा लेंगे, है ना। घी में वेजिटेबल ऑयल मिला देना, तो ये एडल्ट्रेशन नहीं कहलाता, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ ऐसा है कि प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने ऐसी चीजें मिलाई है जिनसे उसका आर्टिकल नॉक्सियस नहीं हो रहा है। यहाँ पर एडल्ट्रेशन का मतलब है कुछ डिफरेंट तरीके का आर्टिकल मिला देना या इस तरीके का अपमिश्रण कर देना जो हानिकारक हो जाए, जिसको खाने से नुकसान हो, जो अपायकर बन जाए। इस तरीके की चीजें अगर कोई मिलाता है तो 272 लागू होती है, ठीक है ना। ये नहीं कि दूध वाले भाई अब दूध में पानी मिला के ला रहे हैं तो उन पे 272 लगा देंगे, है ना। अब उसके बाद आगे 272 के बाद 273, अब ये काम की है। अभी देखा जाए तो एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, औषधियों का अपमिश्रण। अभी आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा माहौल खराब है रिसेंटली। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे तो खुद के पापा जी मतलब जो है इस कोरोना में चले गए। तो ये इतनी खराब स्थिति है अभी हॉस्पिटल्स में ड्रग्स को लेकर के, औषधियों को लेकर के, कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि क्या कंडीशन है हॉस्पिटल्स में। और ये एक्चुअली में ये सही बात है, ये हो भी रहा है। तो एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग है या जो औषधियों का अपमिश्रण है, तो कौन सी सेक्शन में जाएगा, 274 में। देखिए यहाँ क्या होता है, whoever adulterates any drug or medical preparation in such a manner as to lessen the efficacy or change the operation of such drug or medical preparation or to make it noxious। तो यहाँ पर तीन चीजें हो रही हैं। जो ड्रग है या जो मेडिकल प्रिपरेशन है उसमें इस तरीके से एडल्ट्रेट किया जा रहा है कि जो दवाई की एफिशिएंसी है वो कम हो जाए, मतलब दवाई का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाए, या उस दवाई का कार्य ही चेंज हो जाए, ऑपरेशन ही चेंज हो जाए। वो दवाई किसी चीज के लिए थी और उसमें आपने कुछ इस तरीके से एडल्ट्रेट कर दिया कि अब पता चला उसका जो फंक्शन है वही चेंज हो गया। तो जिस चीज के लिए आप सपोज करिए कोई शुगर की दवाई है, शुगर कंट्रोल करने के लिए अब आप उसमें कुछ इस तरीके की चीजें मिला दें कि शुगर कंट्रोल ना हो, उल्टा होने लग जाए, ऑपरेशन ही उसका चेंज हो जाए, तो जिस पेशेंट के लिए मंगाई गई उसको तो हानिकारक हो जाएगी। दूसरी चीज मेक इट नॉक्सियस या अपायकर बन जाए। अब आपने ऐसी कोई चीज मिला दी कि अब वो अपायकर है, मतलब बची नहीं, अगर उसको खाएंगे पीएंगे तो नुकसान ही होना है। किस इंटेंशन से ये तीनों चीजें की जा रही हैं, इंटेंडिंग दैट इट शैल बी सोल्ड और यूज्ड फॉर और knowing it to be likely that it will be sold or used for any medicinal purpose, as if it had not undergone such adulteration, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine, or which may extend to 1000 rupees or with both। तो यहाँ पे कितनी है, 6 मंथ तक का कारावास है, 1000 रुपए का जुर्माना है और दोनों में। मैम ये देखिए, हाँ अगर कहीं पे किसी ड्रग की जगह कोई दूसरा ड्रग दे दिया जाता है, वहां पर भी ये सेक्शन आएगी? हाँ, सब्स्टिट्यूटेड वाली इसमें अभी आगे आएगी, हाँ, सब्स्टिट्यूटेड वाली है ना, नहीं मैम, अगर पूरी वो 24। चेंज करके कुछ और लगना है। बता रही हूँ मैं, 274 में एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग है ना। तो अंडर दिस सेक्शन एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज पनिश्ड। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू preserve the purity of drug for medicinal purpose. It is not necessary that such adulteration of drug should become noxious to life. It is sufficient if the efficiency of a drug is lessened। आगे है एक धारा जहां पे सब्स्टिट्यूट बताया गया, 276 में आएगा वो, है ना, डिफरेंट ड्रग वाला 276 में पढ़ेंगे अपन। ये यहाँ पे दूसरी ड्रग वाला नहीं है, ये क्या है, उसी ड्रग में कुछ एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कोई किसी औषधि या भेजीय निर्मित, ये जो भेषजीय निर्मित है मतलब मेडिकल प्रिपरेशन बनाते हैं ना कुछ दवाइयां सॉल्यूशंस मिला करके, वो उसकी बात कर रहे हैं। उसमें अपमिश्रण इस आशय से कि या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी औषधीय प्रयोजन के लिए ऐसे बेची जाएगी और उपयोग की जाएगी, मानो उसमें ऐसा अपमिश्रण ना हुआ। मतलब ये जान रहा है व्यक्ति कि
वो बेचेगा इसको, ये जान करके बेचेगा कि इसमें मतलब वो जो दवाई बिकेगी जिसमें एडल्ट्रेशन किया गया है, उसको पता है कि ये दवाई ऐसे बिकेगी मानो इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं किया गया है। मतलब वो जानबूझ करके ऐसा कार्य कर रहा है कि ये इसी नाम से बिकनी है, कि भैया ये कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग है, तो ये ड्रग इस पर्पस से है, तो लोगों को तो पता है कि इस पर्पस से, उनको नहीं पता कि इसमें क्या मिल गया अंदर, है ना। इस इंटेंशन से बेचेगा। ऐसे प्रकार से करेगा कि उस औषधि या भेषजीय निर्मित की प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाए। तब वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि दवाई में जो एडल्ट्रेशन किया है, उस एडल्ट्रेशन की वजह से अगर उस दवाई की प्रभावितता भी कम हो रही है, उसकी इफिशियंसी भी कम हो रही है, इफेक्टिवनेस भी अगर कम हो रही है, आपने इस तरीके से एडल्ट्रेशन किया है कि दवाई तो वही है, लेकिन आपने इस तरीके से उसमें एडल्ट्रेशन कर दिया कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाए, कि आदमी एक की जगह डॉक्टर बोले भाई एक असर नहीं कर रही है, दो खिलाओ, तो उसकी ज्यादा मतलब बिके, सेल ज्यादा हो, है ना। तो इफिशियंसी भी यदि कम हो रही है, नॉक्सियस भले ही नहीं हो, जरूरी नहीं कि वो नॉक्सियस ही हो, अगर इफिशियंसी भी कम हो रही तो भी 274 में वो कवर होगी, है ना। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 274 के बाद आएगी 275। अब वही जो ड्रग ऊपर एडल्ट्रेट किया है, पर्टिकुलरली सेक्शन दे दी क्या, 275, सेल ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग, अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। वहां पे क्या है, विक्रय करने की आशय से अपमिश्रण किया जा रहा है। ध्यान रखना 274 में क्या है, विक्रय करने की आशय से अपमिश्रण किया जा रहा है, और 275 में बेच ही रहे हैं। ठीक है, तो ये बेचने के लिए, whoever knowing any drug or medicinal preparation to have been adulterated in such a manner as to lessen its effect or change its operation or to render it noxious shall the sales the same or offers or exposes it for sale or issue it from any dispensary for medicinal purposes as unadulterated or causes it to be used for medicinal purposes by any person not knowing of the adulteration shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both। एक बार हिंदी में पढ़ते क्या लिखा हुआ है फिर समझाते हैं। अपमिश्रित औषधियों का विक्रय, जो कोई यह जानते हुए किसी औषधि या भेषजीय निर्मित में इस प्रकार से अपमिश्रण किया गया है कि उसकी प्रभाविकता कम हो गई है, सॉरी 275 ही पढ़ रहे थे ना अपन, हाँ, या उसकी प्रभाविकता कम हो गई, या उसकी क्रिया बदल गई है, या वह पायकर बन गई, उसे बेचेगा। मतलब ये सब जानते हुए, किसी व्यक्ति को पता है कि जो औषधि है वो क्या है, अपमिश्रित है, एडल्ट्रेटेड है, और उसमें ये तीनों चीजें हो चुकी हैं, तीनों में से कुछ भी, और ऐसा जानते हुए बेच रहा है, या बेचने की प्रस्थापना करेगा, प्रपोजल करेगा, या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, सिर्फ उसने रखी हुई है काउंटर पे कि भैया ये बिकने की है दवाइयां, है ना। तो अगर वो रखे भी हुए हैं एडल्ट्रेट ड्रग बेचने के लिए, या किसी औषधालय से औषधियों के प्रयोजन के लिए, अब ठीक है, अब डिस्पेंसरी भी कमिट हो गई, अगर कोई डिस्पेंसरी से भी, हॉस्पिटल जिसमें जो डिस्पेंसरीज होती हैं वहां पे अगर कोई कैसा एडल्ट्रेटेड ड्रग है और वहां डिस्पेंसरी वाले को पता है, और वो अगर एडल्ट्रेटेड ड्रग डिस्पेंसरी से भी इशू करता है, तो वो भी इस सेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। तो 275 के अंतर्गत डिस्पेंसरी वाले भी कवर हो जाएंगे। औषधालय की औषधालय से औषधीय प्रयोजन के लिए उसे अन अपमिश्रित के तौर पर देगा। मतलब वो जो पर्सन है बेचने वाला, वो उसको कैसे बेच रहा है कि ये तो अनएडल्ट्रेटेड है, इसमें कोई मिलावट नहीं हुई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि दवाई दवाई जो है उसकी इफेक्टिवनेस कम हुई है, वो इस तरीके से बेच रहा है ना, जानते हुए। और या उसका अपमिश्रित होना ना जानने वाले व्यक्ति द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कार्य करेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो, मतलब पेशेंट के घर वाले आ रहे हैं देने, उनको तो नहीं पता ये औषधि में मतलब एडल्ट्रेटेड है या नहीं है, तो ना जानने वालों को उपयोग करने के लिए आप बेच रहे हैं, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट होगा, किसी भी डिस्क्रिप्शन का, मतलब रिग्रेस भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, 1,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि रेमडेसिवियर में मतलब के नाम पे पानी वानी भर के बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आई थिंक इस सेक्शन में ये कवर हो जाएंगे, है ना। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन 276 के बाद
275 पढ़ ले, 276। 276 में क्या बताया गया है? औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय, ये है सब्स्टिट्यूट। जो आप बोल रहे हो ना कि एक दवाई है उसकी जगह कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट दे दिया, तो ये है 276 सब्स्टिट्यूट के लिए। सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन, whoever knowingly sells or offers or exposes for sale or issues from a dispensary for medicinal purposes any drug or medical preparation as a different drug or medical preparation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय, जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मित को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मित के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय से देगा। तो देखो, या तो नॉर्मली सेलर्स की बात हो रही है और डिस्पेंसरी वालों की भी बात हो रही है, ठीक है। डिस्पेंसरी से भी अगर कोई इशू कर रहा है तो वो भी इस सेक्शन में कवर होंगे, ठीक है ना। तो क्या करें, किसी औषधि को या मेडिकल प्रिपरेशन को भिन्न औषधि या डिफरेंट मेडिकल प्रिपरेशन के तौर पर, मतलब जो मांगा गया है वो नहीं दे रहे हो आप, उसकी जगह कोई दूसरी दवाई दे रहे हो और बता रहे हो कि वो यही है, ठीक है ना, डिफरेंट दे रहे हो आप। तो क्या होगा भाई, दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो इस सेक्शन में क्या है, अंडर दिस सेक्शन अ पर्सन हु सेल्स डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन फ्रॉम व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी shall be punished. It is not necessary that there should be any adulteration of drug। जरूरी नहीं है कि जो ड्रग वो बेच रहा है वो adulterated ड्रग हो, adulterated होना जरूरी नहीं है इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन के अंदर आप दूसरी ही कोई दवाई दे रहे हो। What is required is that there should be substituted medicine। तो यहाँ पर जो है ingredient है जो इस सेक्शन का 276 का क्या है कि सब्सटीट्यूटेड मेडिसिन दे रहे हो, मांगा है कुछ, उसकी जगह उसके बदले में आप कुछ और दवाई दे रहे हो, वही बता करके तो 276 क्या होगी, एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद 276 के बाद अब देखिए, ये जो हमने सेक्शंस पढ़ी है कहां से कहां तक, 272 से 276, ठीक है। ध्यान रखिए, लिख लीजिए वहां बेयर एक्ट पर। सेक्शन 272 टू 276 तक की जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक अमेंडमेंट हुआ है। तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का अमेंडमेंट है ये, तो ये यूपी पे लागू होगा। मेरे बैरेक्ट में मुझे ये मिला तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास न्यू बैरेक्ट है और न्यू बैरेक्ट में अगर और किसी स्टेट में भी इन सेक्शंस में अमेंडमेंट हुए हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग जो भी यूट्यूब पे भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में वो अमेंडमेंट को जरूर शेयर करें, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कोई और स्टेट में भी अमेंडमेंट हुए हैं अभी रिसेंट में तो वो शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके, ठीक है। तो मेरे पास जो बैरेक्ट है पुराना है, इसमें यूपी में जो अमेंडमेंट हो चुका है इन सेक्शंस में कहां से कहां तक, 272, 273, 274, 275 एंड 276। मैं आपको दिखा देती हूँ अमेंडमेंट। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य का जो है अमेंडमेंट हुआ है। धाराओं 272, 273, 274, 275 एंड 276 में ये जो शब्द हैं इनकी जगह पर ये शब्द प्रतिस्थापित हो गए, यानी कि जो 6 माह तक का कारावास या जो जुर्माना है जो 1000 रुपए तक का हो सकता है या दोनों, ये जो सजा है तो उत्तर प्रदेश में ये सजा बढ़कर मिली है। उत्तर प्रदेश में इन अपराधों की सजा को बहुत बढ़ा दिया गया, 6 माह बहुत कम है ऐसे अपराधों के लिए सजा, वहां पर आजीवन कारावास है। और एक्चुअली में देखा जाए अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, अगर ये मेरा वीडियो कोई शेयर करे ना और ऊपर अथॉरिटी तक पहुंचे तो मैं कहूंगी कि एमपी में भी ये अमेंडमेंट हो जाना चाहिए और आजीवन कारावास हो जानी चाहिए। ये जो क्राइम है ये बहुत बहुत ही घिनौना क्राइम है। यहाँ इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पेशेंट्स का मर्डर ही कर रहे हैं एक टाइप से ये सब करके। तो उत्तर प्रदेश में इस क्राइम की जो सजा है वो कितनी हो गई है, आजीवन कारावास हो गई है। आजीवन कारावास से दंडनीय है प्लस जुर्माना है, ठीक है।
तो 272 से लेकर 276, मतलब 272 में मतलब एडल्ट्रेशन करना खाने पीने की चीजों में। फिर 273 में क्या दिखा आपने, ड्रिंक वगैरह को नॉक्सियस कर देना। फिर एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, दवाइयों वगैरह में एडल्ट्रेशन कर देना, उनका विक्रय करना 275 में, और ये 276 में दूसरी दवाई दे देनी, है ना। तो इसके लिए आजीवन कारावास या प्लस जुर्माना है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसमें एक परंतु जोड़ा गया है, न्यायालय को पावर दिया गया है, न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि अगर न्यायालय चाहे तो आजीवन कारावास से कम सजा भी दे सकती है। लेकिन अगर आजीवन कारावास से कम सजा न्यायालय यदि देता है इन अपराधों के अंतर्गत, तो उसको ऐसा निर्णय देने के पीछे के पर्याप्त कारणों का उल्लेख करना पड़ेगा अपने जजमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट कब हुआ है, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 47 1975 की धारा 3। ठीक है, 15/9/1975। तो 1975 के अमेंडमेंट से यूपी में ये अमेंडमेंट बहुत पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो आजीवन कारावास से कम की सजा यदि देना है तो न्यायालय दे सकता है, बाध्य नहीं है कि आजीवन कारावास देगा, लेकिन फिर उसको पर्याप्त कारण उल्लेख करना पड़ेगा यूपी का। ठीक, आप लोग मुझे अदर स्टेट के देख के बताएंगे कि हुए हैं क्या अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 277, फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वियर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 268 के बाद यदि कोई सेक्शन है जो इस चैप्टर से एग्जाम में अभी तक आई है तो वो 277 आई है ना उत्तर प्रदेश में। ये सॉरी, उत्तर प्रदेश बोल रही हूँ, उत्तरांचल सीजे में आई थी ये। ठीक है, 2010 में। तो देखिए क्या है इसमें, whoever voluntarily corrupts or falls the water of any public spring voluntarily corrupts or falls the water of any public spring or reservoir so as to render it less fit for the purpose of which it is ordinarily used shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both। जो कोई किसी जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो, कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस सेक्शन में क्या हो रहा है, जो पब्लिक यूज की जो वाटरवेज होते हैं ना, जो पब्लिक यूज के लिए सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, पब्लिक स्प्रिंग और पब्लिक रिजर्वियर की बात करें, प्राइवेट की बात नहीं करें कि किसी का पर्सनल कुआं है, नहीं। जो ऐसे कुएं बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, हैंडपंप्स बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होंगे, रिजर्वियर्स बनवाए जाते हैं कि जहाँ से सामान्य जनता के उपयोग के लिए है। तो सामान्य जनता के उपयोग के लिए जो ये जलाशय वगैरह होते हैं, यदि उनको कोई व्यक्ति इस तरीके से कलुषित करता है, इस तरीके से वॉलंटरली उसमें गंदगी फैलाता है ताकि वो उपयोग, मतलब जिस जिस प्रयोजन से भी वो उपयोग करते हैं लोग, पीने के लिए, नहाने के लिए, तो आपने उसको पानी को इतना गंदा कर दिया कि वो उस उपयोग के लिए क्या हो गया, लेस फिट हो गया। मतलब कैसा हो गया, इसमें कम उपयोगी हो गया वो पानी। अब मतलब पहले लोग पीने के लिए भी यूज कर रहे थे, नहाते भी थे, अब आपने इसको इतना गंदा कर दिया कि पी तो नहीं पा रहे हैं लोग वहां पे, सिर्फ नहाने धोने में उपयोग कर पा रहे, मतलब उपयोग में कमी हो गई आपके ऐसा करने से। तो इस सेक्शन के अंतर्गत 3 मंथ और फाइन और दोनों। और ये जो फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक रिजर्वियर और स्प्रिंग है, ये पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा चीज को कलुषित किया जा रहा है, पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वियर, लोक जल स्रोत या जलाशय को। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पब्लिक न्यूसेंस कौन सा न्यूसेंस होता है, जो इन कॉमन इंजुरी क्रिएट करे। तो पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्वियर है जहां सामान्य जनता, जन साधारण जो है उपयोग कर रही है ऐसी चीजों को, तो वहां पर क्या होता है, कॉमन इंजुरी हो रही है, वहां से एक नहीं, वहां से बहुत सारे लोग पानी भरते हैं, उपयोग करते हैं पीने का। तो ऐसी जगहों पे आपने गंदगी फैला दिया, उसको अनफिट, लेस फिट कर दिया, तो ये पब्लिक न्यूसेंस में भी आएगा। ठीक है, तो 277 इज पार्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस आल्सो। चाहो तो आप लोग वहां पे मेंशन भी कर लो इस चीज को। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 278। 278 में क्या है, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ। अब वायुमंडल को जो है स्वास्थ्य के लिए अपायकर बना रहा है। तो whoever voluntarily vitiates the atmosphere in any place
so as to make it noxious to the health of persons in general dwelling or carrying on business in the neighborhood or passing along a public way shall be punished with fine which may extend to 500 rupees. तो ये वाला अपराध कैसा है? सिर्फ फाइन से पनिशेबल। तो वहां पर लिख लो सिर्फ फाइन से पनिशेबल अपराध, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है ये। ओनली फाइन 500 रुपीज। कितना है इसके लिए? 500 रुपये जुर्माना। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छा इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए, जो पड़ोस में निवास करते हैं, कारोबार करते हैं या लोक मार्ग से आते जाते हैं, अपायकर बन जाए, वह जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय किया जाएगा। ठीक है, तो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ। सच नॉक्सियस एटमॉस्फेयर मस्ट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक। तो ये जो नॉक्सियस की बात हो रही है कि दूषित कर रहा है, तो दूषित करना, तो वातावरण को दूषित करना तब कहा जाएगा जब उससे सामान्य जनता की जो हेल्थ है वो अफेक्ट होगी। अगर जनता की हेल्थ अफेक्ट नहीं हो रही है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब इस तरीके से आपने एटमॉस्फेयर को नॉक्सियस किया कि हाँ वाकई में आसपास के जो लोग हैं, वहां से जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको उनकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो फिर ये जो है सेक्शन एप्लीकेबल होगी आपकी 278 प्लस। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? जनसाधन, जनसाधारण के साथ पड़ोस में रहने वाले, कारोबार करने वाले लोग से आते जाते, तो ये सब क्या है? 268 के इंग्रेडिएंट है। तो ध्यान रखना 277 और 278 इज पार्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस ऑल्सो। पर्टिकुलर ऑफेंस भी है इन धाराओं के अंतर्गत और साथ में 268 भी जुड़ के चलेगी इसमें। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? आंसर कीजिए सभी। नो मैम। कृष्णकांत, नो आपको मैम। समझ में आया? ईयर खराब है इसलिए आंसर नहीं कर पाते। कोई बात नहीं। अच्छे, निकालना। आपको क्लियर है? जी मैम। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आए, सिर्फ 268 से 277 से आया है, लेकिन ये जो बीच की धाराएं आज हमने पढ़ी, आप इनको अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से जरूर याद रखें, क्योंकि अब जो एग्जाम्स आएंगे उनमें इनसे मेरे हिसाब से इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे की इस चैप्टर के सेक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू। वेलकम।